तो अपनी टेंशन करो बेटे, हमारी टेंशन मत करो। लो बताओ, लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था? हेबर्स हो गया था, चलिए ठीक है। लास्ट में हेबर्स प्रोसेस के रिएक्शन लिखा दी थी ना, और वो कौन कौन सा, मतलब लीच एटलियस प्रिंसिपल वाला पॉइंट भी लिखा दिया होगा। ठीक, चलिए। अब हेबर्स प्रोसेस के बाद हम लोग बात कर रहे हैं बेटा अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो अमोनिया का है कि जब आप अमोनिया का रिएक्शन वाटर से करेंगे तो वाटर से रिएक्शन कराने पर आपको क्या मिलता है? NH4OH, है ना। और NH4OH जब आप देखते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें OH नेगेटिव आयन है, और कोई भी चीज अगर वाटर में डिसॉल्व होकर OH नेगेटिव आयन देता है तो इसका मतलब है वो किस तरह का नेचर दिखा रहा है? बेसिक। और साथ ही साथ अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर भी है। और अगर किसी के पास लोन पेयर है तो वो लुईस बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो पहला वाला जो रिएक्शन है उसको तो लिख ले, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। when ammonia is dissolved in water, when ammonia is dissolved in water, then OH negative ion is produced. Then OH negative ion is produced. चले, अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, है ना। उसमें वही लोन पेयर वाला जो पॉइंट बोला वो काम में आएगा, लिखेगा। अमोनिया कैन एक्ट एज लुईस बेस। Ammonia can act as Lewis base due to presence of lone pair. Due to presence of lone pair, therefore it can combine with elements of D block to form complex compounds. चले, अब रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। अभी ये जो पॉइंट आपको लिखाया गया, दो रिएक्शन इसके साथ एनसीईआरटी में गिवन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं। देखिए, हम लोग जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो हम लोग कई तरह के लिगेंड्स पढ़ते हैं। उन लिगेंड में से एक लिगेंड कौन होता है बेटा? अमोनिया भी होता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हम लोग जानते हैं। तो ये अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और सामने कौन आ रहा है बेटा? डी ब्लॉक का कोई कंपाउंड आ रहा है। अब सुनना, एग्जाम में हो सकता है ऐसा AgCl कंपाउंड दे दे, या हो सकता है सिर्फ Ag+ आयन दे दे। आयन भी दे सकता है, सॉल्ट भी दे सकता है, जैसा भी दिया हो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको वहां पर। तो अगर सामने डी ब्लॉक का एलिमेंट आ रहा है और यहां पर अमोनिया है, तो बेटा क्या डी ब्लॉक के मेटल्स की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी हाई होती है या लो होती है बेटा? हाई। और सामने कौन आ रहा है बेटा? लिगेंड आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है साथ में। तो इसका मतलब है बहुत आसानी से क्या बनाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला आप जानते हो, ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। तो उसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वैसे तो आपको कोऑर्डिनेशन लिखाया जाएगा, लेकिन आप आई होप पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो सिल्वर +1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। इसका मतलब ये कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? 2। और एक अमोनिया एक लोन पेयर देता है। इट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो 2 अमोनिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बैलेंसिंग इस तरह से हो जाएगा। और आपको सिल्वर के साथ AgNH3 ट्वाइस, और ये कॉम्प्लेक्स पढ़ते भी आप लोग वहां पर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में, तो ये कॉम्प्लेक्स बन के आएगा, जहां पर AgNH3 ट्वाइस ये वाले कॉम्प्लेक्स पे प्लस है और Cl पे क्या है बेटा? माइनस। AgCl के बारे में याद करिए, जब हमने पोलराइजेशन पढ़ा था तो पोलराइजेशन में कलर इंटेंसिटी नाम का एक एप्लीकेशन था। AgF सॉल्युबल, AgCl का व्हाइट पीपीटी, AgBr का पेल येलो पीपीटी, और AgI का डार्क येलो पीपीटी। तो ये जो व्हाइट पीपीटी होता है, जैसे ये NH3 में गया ये सॉल्युबल हो जाता है, और डिसॉल्व होने की वजह से ये कलरलेस हो जाएगा, है ना। ये जो है रिएक्शन, ये बेसिकली AgCl का टेस्ट है बेटा लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में क्या होता है, जब आप रिएक्शंस करवा रहे होंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेटा एक कॉमन टाइप का प्रेसिपिटेट है ना। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अगर ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल था। तो अगर आपके पास कोई अननोन, जैसे 4-5 व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको गिवन है और बोला है कि इनमें से कौन AgCl है, पहचानी है, तो आप क्या करेंगे? उस प्रेसिपिटेट में अमोनिया लिक्विड मिला देंगे, और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएगा वो कंफर्म है कौन? AgCl, क्योंकि AgCl ही अमोनिया के साथ ये रिएक्शन दिखाता है। सेम काम AgBr करता है। AgBr का कौन सा पीपीटी होता है? पेल येलो।
तो अब पेल येलो या लाइट येलो पीपीटी भी बहुत सारे कंपाउंड्स के होते हैं, लेकिन अगर कोई लाइट येलो पेल येलो पीपीटी अमोनिया में डिसॉल्व हो जाए तो ये कंफर्म होता है कि वो पेल येलो पीपीटी किसका होगा, AgBr का होगा, क्योंकि दोनों इसी तरह की रिएक्शन दिखाते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ। चलिए आगे बात करते हैं, CuSO4 पे आते हैं। कॉपर सल्फेट दे दे या कॉपर का +2 आयन दे दे, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आप 4 अमोनिया से करा रहे हैं। अब देखिए कॉपर +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ये बताया जाएगा आपको। तो ये 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और यहां पर आपको मिलेगा CuNH3 4, और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा, SO4। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन पे +2 और सल्फेट पे क्या बेटा -2, और ये जो है ना कंपाउंड बना है, इसके बारे में कुछ बातें अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात, कौन कितने मतलब किसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक वेट करना पड़ेगा। वैसे किस स्टेट में किसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, चेंज होता रहता है। लेकिन आपके लिए फिलहाल के लिए ऐसा बोल रहा हूं मैं कि जो यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका डबल, जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका डबल, पर ये हमेशा लगेगा, ये सही नहीं है। फिलहाल इन दो रिएक्शन में ये काम कर जाएगा, और फिर बाकी के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक वेट करें, ठीक है। अब आइए सुनिए, ये वाली जो रिएक्शन है, आपको अगर याद हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं आप VBT से, तो वहां पर एक केस ऐसा आता है जहां पर अंदर का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो, और इसको स्विट्जर सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विट्जर सॉल्ट, या इसको क्यूपरा अमोनियम सल्फेट भी बोला जाता है। तो ये काम आएगा आगे भी, तो इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं फिलहाल में, ताकि हम लोग जब पढ़े तो आपको रेफरेंस रहे एक बार। तो ये दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी की है, नोट कर लेने। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ने वाले हैं, और ये पूरा टेबल जो एनसीईआरटी में गिवन है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में 6 टाइप के ऑक्साइड्स हैं, और उनको है ना, पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। तो फॉर्मूला हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहला जो ऑक्साइड बनता है वो क्या बनता है बेटा, N2O, उसके बाद बनता है बेटा NO, फिर बनता है N2O3, फिर बनेगा NO2 और N2O4, ये दोनों +4 स्टेट के बेटे, और लास्ट में कौन आता है बेटा, N2O5। चेक करिएगा सबसे पहले फर्स्ट वाला जो कंपाउंड आपको दे रखा है, या फर्स्ट वाला जो ऑक्साइड आपको दे रखा है, उसमें अगर आप नाइट्रोजन की स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, +1, यहाँ पर स्टेट है बेटा +2, यहाँ पर स्टेट है बेटा +3, और इन दोनों में स्टेट है +4। और आपको अगर याद आ रहा हो तो ये NO2 और N2O4 मोनोमर और डाइमर है, कूल करने पर ये बनता था, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए डाइमर बनाया था इन्होंने, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बेटा, +5। आगे सुने, नेमिंग की बात कर रहा हूं। नेमिंग है ना, वैसे तो एक कॉमन नेम होता है और एक है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से नाम होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से जो नाम बनेगा उसमें आपको एटम्स देखने, कितने नाइट्रोजन है बेटा, 2। तो इसको नाम क्या देंगे, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। उसमें से जो N2O है, लाफिंग गैस, हंसी, है ना, और उसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं,
और NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। लास्ट क्लास में बताया था 2000 केल्विन की एक रिएक्शन बताई थी N2 और O2 की, साइनामाइड के पहले, तो वो यही रिएक्शन थी। इसके अलावा N2O5 याद करिए, N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 एंड N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। और क्या NO2 मिक्स्ड एनहाइड्राइड है या नहीं बेटा, है। तो ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले मैं नेमिंग कर दे रहा हूं, फिर इसके प्रिपरेशन पे आते हैं। लिखते जाइए फटाफट। लिखने की रफ्तार तेज रखना बिल्कुल। क्या कर रहा है ये तू, है? पलट लास्ट पेज लग, फिजिक्स कर रहा है, ये क्या है? भाई मैंने बोला इतना हल्का सब्जेक्ट हो गया कि इनऑर्गेनिक, तो फिजिक्स कर रहा है बीच में बैठ गए। अबे ये तो पढ़ ले पहले, फटाफट बना लो, है ना।
अबे वो फोटो मैन, फोटो क्यों खींच रहा तू? लिखने में टाइम लगता है। अबे तो स्पीड बढ़ा बेटे, पेपर छूट जाएगा एग्जाम में, है ना? फोटो वहां थोड़ी खींच पाएगा बेटे, जहां खींचना वहां खींचते रहना। यहाँ तो लिख, फटाफट लिख। फोटो तो ऑनलाइन में से खींच लेना, और क्या। स्क्रीनशॉट नहीं आता? चलो, है? नहीं आएगा ना, मैंने कर दिया सेट। चलिए, अब है ना, ये जो टेबल अभी आपके सामने बना हुआ है, इस टेबल को डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन, सुनते जाना, समझते जाना, है ना? और इंपॉर्टेंट टेबल है, और ये टेबल के प्रोडक्ट्स काम आने वाले हैं अगले कंपाउंड नाइट्रिक एसिड में, जो कि पूरे पी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, ध्यान समझना। सबसे पहले आप देखें बेटा, तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स आपको गिवन है, कितने ऑक्साइड है बेटा? 6। 6 ऑक्साइड्स में से 3 ऑक्साइड सॉलिड है और 3 गैसियस है। जरा ध्यान दो, लिखना बंद कर दो और सुन लो ध्यान से ना। 3 ऑक्साइड कैसे बेटा? सॉलिड। और 3 ऑक्साइड कैसे बेटा? गैसियस। इसका कैमरे का भी दूं क्या? चले, अब सुने, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, 6 ऑक्साइड है, 6 में से 3 सॉलिड है और 3 क्या है बेटा? गैसियस। ठीक है, गैसियस कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिए। तो N2O, NO और NO2, 3 गैसियस ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं। अगर मैं थोड़ा और इसको कंसाइज करूं, याद रखने के लिए बोल रहा हूं, जो 2 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं वो गैसियस है, और जो ब्राउन गैस है भूरिया, वो भी क्या है बेटा? गैसियस। तो 3 गैसियस है, कौन से? 2 तो न्यूट्रल वाले और 1 ब्राउन गैस। तो ब्राउन गैस तो कम से कम आपको पता ही होगा, 2 न्यूट्रल वाले गैसेस हैं। इन तीनों के अलावा जो 3 बचेंगे वो क्या है बेटा? सॉलिड है। अब एग्जाम में कभी ऐसा हो जाए कि अपन भूल जाए कौन लिक्विड है कौन सॉलिड है, तो 3 गैसियस जो आपको दिख रहे हैं वो कौन है बेटा? N2O, मतलब न्यूट्रल न्यूट्रल वाले, और एक कलर्ड वाला जो है कौन है? NO2। तो ये 3 गैसियस है, और N2O3, N2O4 और N2O5, ये सारे के सारे क्या मिल रहे हैं आपको? सॉलिड। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कौन सा ऐसा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो गैसियस फॉर्म में मिलता है लेकिन कलर्ड है? तो कौन है बेटा? NO2। गैसियस फॉर्म में है लेकिन कलरलेस है, तो ये और ये हो सकता है। सॉलिड फॉर्म में है लेकिन कलर्ड है, N2O3, एक ही है ब्लू कलर का सॉलिड। और ये दोनों क्या है बेटा? कलरलेस सॉलिड है, और इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। N2O4 और N2O5 हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट पढ़ा था हम लोगों ने। PCl5 सॉलिड, PCl4 प्लस PCl6 माइनस, वहीं पर ये दोनों भी लिखाए गए थे आपको कि N2O5 को हम लोग NO2 प्लस और NO3 माइनस नाइट्रोनियम नाइट्रेट में ब्रेक करते थे, और इसको नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट में हम लोगों ने ब्रेक किया था। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, क्या ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं या नहीं है बेटा? है। ऑक्साइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड दिखते ही पीरियोडिक टेबल याद आ जाना चाहिए। ये किसके ऑक्साइड्स हैं? नाइट्रोजन के। एलिमेंट तो सेम है, तो नाइट्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल के ऑक्साइड या तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल जो 4 थे वो याद ही होने चाहिए। तो क्या ये N2O और NO न्यूट्रल होते हैं या नहीं होते बेटा? होते हैं। और इसके अलावा बाकी नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो कैसे होंगे? एसिडिक। यह बात आ गई। अब आते हैं इसके नेमिंग, तो आपको बता दिया। इसमें से ये जो पहला वाला ऑक्साइड है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड और इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और जो फर्स्ट वाला ऑक्साइड है, लाफिंग गैस, बता चुका ऑलरेडी, लाफिंग गैस बोलते हैं। लाफिंग गैस को
डेंटिस्ट वगैरह एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज करते हैं। किस फॉर्म में यूज करते हैं? एनेस्थीसिया। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगी भाई कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो कौन है बेटा? लाफिंग गैस। ठीक है, आगे सुनिएगा। इसमें से प्रिपरेशन के ऊपर बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इनमें से ऑलमोस्ट है ना, एक रिएक्शन को अगर मैं छोड़ दूं यहां पर, तो 5 रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक, केवल इसको भूल जाइए, बाकी सारी आपकी पढ़ी हुई रिएक्शन है, एक बार याद दिलवा दे रहा हूं। फर्स्ट वाली रिएक्शन हसी, अमोनियम सॉल्ट का जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ रिएक्शन कराते थे तो या तो नट्टू काका या हसी, और हसी किसके साथ मिलता था? नाइट्रेट के साथ। तो वही हमने लिया, अमोनियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते थे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रूल भी बताया था बेटे आपको। तो इसको जब आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? N2O मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा बेटा? 2H2O। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं पहले। सेकेंड रिएक्शन, एनसीईआरटी ने यहां पर सेकेंड रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन दे रखी है, उसने ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन दे रखी। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में भी NO बनता है, पर अभी मैंने ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ाया नहीं, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तब उसको देखेंगे। तब तक के लिए एक अल्टरनेट रिएक्शन आपके सामने, जो पिछली क्लास में बताई थी 2000 केल्विन वाली, तो ये वो रिएक्शन में लिख रहा हूं। बाकी एनसीईआरटी ने यहाँ पर ब्राउन गैस की रिएक्शन दे रखी है, तो वो सॉरी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, गैस नहीं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन दे रखी है इसमें, है ना। तो वो अभी नहीं डिस्कस हुई है। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, पहले जो पढ़ चुके हैं उसको देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। भूरिया की प्रिपरेशन तो पढ़ी चुके हैं अपन। मेटल नाइट्रेट को जब हीट किया जाता था, प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताया था। क्या ये मेटल का ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है बेटा? यस। तो मेटल का क्या बनेगा? ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन को छोड़कर कौन बच रहा है? नाइट्रोजन। उसका भी क्या बनेगा? ऑक्साइड। बहुत सारे ऑक्साइड में से कौन सा बनेगा? जितना है उससे कम वाला, NO2। और क्या क्या ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था? यस। तो ये साथ ही साथ क्या रिलीज करता था? ऑक्सीजन। और अभी अपन नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वही बात काम में आएगी। NO2 पे आइए। ये जो NO2 बना, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और मैंने आपको बोला था हमारे सिलेबस में डाइमर 2 कारणों से बनेंगे, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए, और या फिर वेकेंट ऑर्बिटल से। क्या NO2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? यस। और ये अनपेयर्ड की पेयरिंग करने के लिए क्या बनाता है? डाइमर। और जब ये अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए डाइमर बनाएगा तो क्या बना लेगा? N2O4। ये ऑलरेडी रिएक्शन हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होते हैं, कूल और वार्म वाली, तो ये आपको पता है। अब आते हैं लास्ट वाली रिएक्शन पे। अभी कुछ दिन पहले हमने ड्राइंग एजेंट पढ़े थे, तो P4O10 और कंसंट्रेटेड H2SO4, चैरिंग ऑफ शुगर वुगर सब हम लोगों ने पढ़ा था, ये वहीं पर पड़ी हुई रिएक्शन है। अब देखिए HNO3, क्या ये नाइट्रोजन का हाइड्रोक्साइड ऑक्सी एसिड है या नहीं है बेटा? है। और किसी भी ऑक्सी एसिड में से अगर पानी निकालते तो एनहाइड्राइड बनता है, तो एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन पे जा रहे हैं। पर क्या यहां पर हाइड्रोजन इवन नंबर में है क्या? नहीं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, एक वाटर निकल जाएगा, एक वाटर निकल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? N2O5 मिल जाएगा। और एसिड के डिहाइड्रेशन के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा। P4O10 नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब एसिडिक नेचर का होगा ये रिएक्शन आ रही। और साथ ही साथ इसका बाय प्रोडक्ट उस टाइम पे नहीं लिखाया था आपको, पर अब इसका बाय प्रोडक्ट भी लिख रहे हैं। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HPO3। अब बाय प्रोडक्ट बहुत खतरनाक चीज है, ध्यान से सुनेगा। यहां पर एग्जाम में एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक, क्या है? ध्यान सुने। आपने जो इसका डिहाइड्रेशन कराया, जो पानी निकला यहां से, वो पानी गया कहीं नहीं, वो ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट था वो एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली, है ना। इसका पानी निकला, इसने एब्जॉर्ब कर रखा है। अब बताओ ये P4O10 क्या ऑक्साइड है या नहीं है बेटा? है। किसका ऑक्साइड है? नॉन मेटल का। नॉन मेटल का ऑक्साइड जब पानी के कांटेक्ट में आएगा, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा एक तरह से, और हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनाएगा? अपना ऑक्सी एसिड। जिस स्टेट का ऑक्साइड होगा उसी स्टेट का क्या बनाएगा? ऑक्सी एसिड। कौन सी स्टेट का बेटा? +5। तो +5 का पेरेंट एसिड बनाना चाहिए था इसको, और पेरेंट एसिड क्या होता है? H3PO4। मिला क्या? कुछ और मिला। तो अब हमने जब ऑक्सी एसिड्स लिखे थे तो उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि P4O10 का जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H3PO4 बनेगा, वहां बनवा रखा है मैंने। और यहां पर P4O10 का हाइड्रोलिसिस होने से, क्योंकि ये वाटर इसमें जुड़ेगा, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन रहा है। तो ये क्या हुआ? तो ध्यान सुनना, ये है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या है? वहां पर जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, आप रिएक्शन बैलेंस करना एक बार, P4O10 से H3PO4 बनाना, तो ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। और यहां पर वाटर आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है, मतलब लिमिटेड मिल रहा है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा बेटा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से आपका पेरेंट एसिड नहीं बन पाएगा, रिएक्शन बीच में रुक जाती है, और क्या बनता है बेटा? HPO3। अब इसको और वाटर देते जाओगे
तब जाके क्या बनेगा H3PO4। तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया। अब इसमें ये थर्ड वाली रिएक्शन जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। N2O3 बना रहे, N2O3 को, है ना, वैसे तो इसका भी हम लोग क्या करा सकते हैं, इस तरह की रिएक्शन करा सकते हैं, डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने जो दे रखा है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। ये +3 जो है इसको 2 और 4 का एवरेज बनाना है। तो आप देखो 2 वाला ऑक्साइड लिया, 4 वाला ऑक्साइड लिया, +2 और +4 के ऑक्साइड के एवरेज से क्या बन जाएगा N2O3। बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, यहाँ 2NO आ जाएगा। हो सकता है N2O4 के बदले NO2 दे दिया जाए तो भी चलेगा, NO + NO2 दे दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिएक्शन से इसकी प्रिपरेशन है। अब ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं। जब हम इसके बाद नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर भी चलो बता ही देता हूं, ध्यान सुनेगा। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये देखिए पहला वाला स्ट्रक्चर देखिए। पहले तो N2 का स्ट्रक्चर बना लो। N2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब जैसे ही नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आपने बनाया तो दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा लोन पेयर लेके बैठा है, तो डोनर की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन अपने जीवन में एक बार ले सकता था, तो ये लोन पेयर लेगा और ये बन गया बेटा इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। NO ऑलरेडी बना चुके, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है। आइए इधर N2O3 पे, नाइट्रोजन के पास ग्राउंड स्टेट में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी होती है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन में से एक एक से तो आपस में जुड़ गए, 2 अनपेड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, 2 अनपेड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, इसके पास भी एक लोन पेयर था, इसके पास भी एक लोन पेयर था, दोनों में से कोई एक अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देगा। इसका एक और अल्टरनेट डायग्राम बनता है जहां ऑक्सीजन इनके बीच में आता है, पर एनसीईआरटी ने यही डायग्राम दे रखा है और इसीलिए यही बनवाया जा रहा है आपको। दोनों फॉर्म बनते हैं इसके और ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है। आगे आइए NO2, ये हम लोग बना चुके हैं, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो एक NO2 इधर देखिए, ये एक NO2 का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे NO2 का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड अनपेड की पेयरिंग के लिए क्या बनाया बेटा डाइमर। और यहाँ N2O4 से जब N2O5 जाओगे तो ऑक्सीजन कहां आ जाएगा बीच में, क्योंकि इसके अलावा इसका और कोई स्ट्रक्चर बन भी नहीं पाएगा। अब ये जो HNO3 दे रखा है, ये जो N2O5 दे रखा, सॉरी ये जो N2O5 दे रखा है, इसके बारे में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है इन टेक्स्ट कि N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है। स्ट्रक्चर देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी क्या हो जाएगी कोवैलेंसी। फिर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +5। हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर ले, स्ट्रक्चर आपके सामने, किसी का भी पूछे कैलकुलेट हो जाएगा। अब सुनिए मैं जो बोल रहा था, अब हम लोग पढ़ने वाले नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन विपरेशन तो ठीक है, जब हम उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपको अगर याद हो तो 12th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जिंक और कॉपर का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। और वो 12th के लिए नहीं, वो यहाँ कॉम्पिटिशन में भी बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है ना। 12th में तो लगभग हर साल ही आता है, बट यहाँ हर साल तो नहीं आता, बट ठीक है रिपीटेडली आता है। उसमें जब आप कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे मेटल्स की या किसी की भी, जो जिससे करता होगा, अभी वो पूरा डिटेल में देखेंगे, तो जब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होगी उसमें मेन प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता बाय प्रोडक्ट का। किसका आता है, किसका आता है, बाय प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट में आपको ये जो गैसियस ऑक्साइड है ये मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सॉलिड वाले मिलेंगे या गैसियस मिलेंगे, गैसियस, बिल्कुल क्लियर रहना माइंड में। गैसियस बाय प्रोडक्ट आएगा। कितने गैसियस बाय प्रोडक्ट है, 3। कौन कौन से, N2O, NO, NO2। कहानी बता दी थी, याद रखने का, कभी भूल भी जाओ तो कौन होंगे कौन नहीं होंगे, ठीक है। N2O, NO और NO2। क्या इनमें से 2 कलरलेस हैं और क्या एक कलर्ड है। तो जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो कलर्ड वाला प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा। कौन मिलेगा, कलर्ड। किसके साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कलर्ड। C4 कंसंट्रेटेड, C4 कलर्ड। C4 कलरलेस भी होता है वैसे, है ना, तो ध्यान रखना। C4 कंसंट्रेटेड एंड C4 कलर्ड। आपको कंसंट्रेटेड के साथ कौन मिलेगा, कलर्ड, या क्या बोले भूरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, भूरिया। और जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराओगे तो कलरलेस वाला ऑक्साइड मिलेगा। कौन सा मिलेगा, गैसियस वाला मिलेगा, ध्यान रखना, कलरलेस गैसियस ऑक्साइड मिलेगा। अब कलरलेस में 2 है, N2O और NO, तो उसमें फिर हम चेक करेंगे कब कौन सा मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि कलर्ड वाला किसके साथ मिलेगा, कंसंट्रेटेड के साथ, और कलरलेस वाले गैसियस ऑक्साइड किसके साथ मिलेंगे, डाइल्यूट के साथ, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनता है ना। तो पहले तो आप जिसने नोन नहीं बना रखा है बना ले। इधर मैं जब तक नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूं।
चलिए, है ना। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बाद बेटा अगले कंपाउंड पे आ रहे हैं, और नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो कौन है बेटा? नाइट्रिक एसिड। सुनना मेरी बात ध्यान से ना, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो पहले इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करें। इसका जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है वो है लैब मेथड, और उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लास रेटॉर्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब ये इस मेथड में क्या होता है लैब मेथड में, उसके ऊपर बात करते हैं मेनली। आपको दिया NaNO3, एनसीईआरटी लिखता है सोडियम या पोटेशियम, किसी का भी नाइट्रेट ले लीजिए, नाइट्रेट सॉल्ट लेना है किसी मेटल का, तो मेटल नाइट्रेट लिया और उसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? H2SO4 से। ये जो रिएक्शन आपको बताई जा रही है, ऐसी ही रिएक्शन ग्रुप 17 में आएगी, 2 और। तो 3 रिएक्शन कॉमन है H2SO4 के साथ, एक ये और 2 और अभी थोड़े देर के बाद ग्रुप 17 जब पढ़ेंगे तब आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो जब हम NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे, तो मैंने आपको बोला था डबल डिस्प्लेसमेंट या हीटिंग, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का तरफ थोड़ा सा ध्यान देखें आप। तो NaNO3 को क्या आप कैटायन और एनायन में ब्रेक कर सकते हैं? तो यस। और H2SO4 को भी आप आयंस में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। अब आप ब्रेक करेंगे तो यहां पर H2SO4 एक डायबेसिक एसिड है, डायप्रोटिक एसिड है, 2 H+ दे सकता है, पर दोनों H+ कभी भी साथ में नहीं देगा, 1 एट अ टाइम देगा। तो जब इसका एक H+ निकला, वो H+ किस पे अटैक करेगा बेटा? नाइट्रेट पे। क्या बना लेगा? HNO3। और यहां पर क्या बचेगा? HSO4 माइनस, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, बाय सल्फेट आयन बचेगा, वो सोडियम के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा? सोडियम बाइसल्फेट बना देगा। दूसरी बात, बाय चांस, है ना, क्योंकि यहां से एक H+ निकाला है, कोई ऐसा कर दे कि भाई सल्फेट ले ले और यहां से 2 H+ इकट्ठे निकाल दे, तो भी प्रॉब्लम नहीं, आपका मेन प्रोडक्ट तो यही बनेगा। बाय प्रोडक्ट बस NaHSO4 के बदले क्या बन जाएगा? Na2SO4, और उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा भी नहीं, है ना, वो भी बनता है, वो सेकंड स्टेप में बनेगा। तो एनसीईआरटी ने रिएक्शन यही रोक दी है, इसलिए हम यहीं पर रोक दे रहे हैं इसको, अदरवाइज Na2SO4 बना दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस पे। लास्ट क्लास में आपको बोला था 4 नेम वाली प्रोसेस आएंगी, हेबर, ऑसवाल्ड, कॉन्टैक्ट, डेकॉन्स। इनमें से पहली और आखिरी एक एक लाइन की होगी, सिंगल स्टेप, और बाकी तो जो बीच की ऑसवाल्ड और कॉन्टैक्ट मल्टीपल स्टेप की होगी। कैसी होगी? मल्टीपल स्टेप। तो अभी आप देखिए ऑसवाल्ड 3 स्टेप में कंप्लीट करा रहे हैं, और इनमें कैटलिस्ट वाला काम इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर कैटलिस्ट कौन था? आयरन ऑक्साइड, एंड K2O एंड Al2O3 वाज यूज्ड फॉर फास्ट अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। तो वहां पर मैंने शायद आपको बोला भी था, पुराने टाइम पे मॉलिब्डेनम यूज होता था प्रमोटर की तरह। कौन यूज होता था? मॉलिब्डेनम, है ना। यहां पर कैटलिस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन होता है बेटा? PT और RH। आप जानते हो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, तो उनको यूज कर रहे हैं, बट ध्यान रखना फर्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है, ये खास बात है। उनमें तो एक ही स्टेप थी, तो उसी में आएगा कैटलिस्ट। यहाँ 3 स्टेप है, तो आपको ये याद होना चाहिए कैटलिस्ट का है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कर देगा और बोलेगा विच ऑफ द रिएक्शन इज इनकरेक्ट। अब पता है तो ही पता है, क्योंकि दिखेगा सब एक जैसे। इतना तो याद रहता सबको कि PT और RH था, लेकिन कहां था ये याद रखिएगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जिसको आता होगा बेटा वही कर पाएगा इसमें, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा फर्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है ना। चलिए इधर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट सुनेगा। सबसे पहले जो पहला पॉइंट दिमाग में आएगा वो क्या आएगा कि भाई जब आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप का रिएक्शन है, तो आपको ये तो पता है कि ऑसवाल्ड से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HNO3। लेकिन आपको रिएक्टेंट शुरू में कौन है, ये एक दुविधा हो सकती है एग्जाम में। तो जो हेबर का प्रोडक्ट था वो ऑसवाल्ड का रिएक्टेंट है। क्या बोला मैंने? क्या बात समझ में आ रही है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हेबर। हेबर का प्रोडक्ट कौन था? अमोनिया। और वो क्या इसके लिए रिएक्टेंट दिख रहा है आपको? यस। तो कभी भूल जाओ कि ऑसवाल्ड शुरू कहां से करना था, है ना, तो हिंट दे दिया आपको। अब याद हो जाए तो ठीक है, वरना तो कोई बात ही नहीं। हेबर का जो प्रोडक्ट था वो ऑसवाल्ड का रिएक्टेंट है। अब सुनना, क्या यहां पर नाइट्रोजन का स्टेट -3 है या नहीं बेटा? है। अच्छा, अगर नाइट्रोजन -3 है और मुझे बनाना क्या है? HNO3। -3 से कहां ले जाना है? +3। मतलब सीधी सीधी बात समझ में आ रही? क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। क्या कराना है? अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करे और कहां ले जाए? HNO3 पे। और दुनिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कमी नहीं है, ना रेड्यूसिंग एजेंट की कमी। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इस्तेमाल करना है सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या इस्तेमाल करना है? क्योंकि ये जो है ना रिएक्शन, ये अपने घर की रिएक्शन नहीं है, ये इंडस्ट्री में हो रही है बेसिकली। और इंडस्ट्री में हर काम मुनाफे के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो वहां पर ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाएगा जो सस्ता हो, आसानी से मिल जाए और काम भी कर दे, ताकि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो सके।
तो दुनिया का सस्ता सुंदर टिकाऊ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन है? ऑक्सीजन। आसानी से मिल जाता है, लिक्विफाई किया, ऑक्सीजन मिला, धड़ाधड़ यूज किया। वरना इसके बदले अगर कोई कंपाउंड यूज करेंगे तो उसको प्रोसेस करने में पैसा लगेगा। ठीक है, तो सबसे सस्ता, सबसे सुंदर और सबसे टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन। और ये दूर दूर तक काम आएगा, टिकाऊ है, टिकेगा। अभी आगे बहुत सारी रिएक्शन में यही काम आएगा। तो मैं बार बार आपको यही याद दिलाऊंगा, जैसे मैं बार बार बताता हूं कि हाइड्राइड आया, ऑक्साइड आया, हाइड्रोक्साइड आया, तो पीरियोडिक टेबल। वैसे ही जब आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को ऑक्सीडाइज करना होगा तो कौन काम आएगा? सस्ता सुंदर टिकाऊ। दिमाग में आ जाना चाहिए कौन आएगा? ऑक्सीजन। यही काम आएगा। अभी कॉन्टैक्ट पढ़ोगे यही काम आएगा, डेकॉन्स यही काम आएगा, केमेनोफोर K2Cr2O7 पढ़ोगे यही काम आएगा। तो हर जगह एक ही काम आएगा, इसीलिए दिमाग में फिट कर लीजिए, है ना, फिर रटेंगे नहीं तो। हाँ सुने, सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कहीं भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे तो बेटा ऑक्सीजन कोई ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इससे और भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर में मिलते हैं। तो कई बार क्या होगा, अभी यहां तो ठीक है चल रहा है काम, कई बार ऐसा होगा कि जहां तक हमको पहुंचना है ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा नहीं पाएगा। ऑक्सीडाइज तो करेगा लेकिन जहां तक पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उतनी औकात नहीं होगी, उतनी ताकत नहीं होगी। तो फिर उस टाइम पर जहां तक ऑक्सीजन ले जा सकता है वहां तक तो ऑक्सीजन की मदद से पहुंच जाएंगे, और फिर उसके ऊपर अगर और ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीजन से थोड़ा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज कर लेंगे। पर जैसे जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाऊं, जैसे यहां -3 से आपको कहां जाना है? +5। अब मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि ऑक्सीजन की ताकत इसको -3 से 0 तक ले जाने की है। कहां तक ले जाने की? 0। और आपको कहां पहुंचना है? 5 तक। तो पहले ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके 0 तक जाएंगे, क्योंकि ये सस्ता है, इतने प्रोसेस का पैसा बचेगा। और फिर उसके आगे किसी और को यूज करेंगे जो ऑक्सीजन से ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर ऑक्सीजन ही -3 से 5 तक ले जा सकता है तब तो किसी की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की बात होगी एक दो जगह पर। खैर, अभी आप देखिए -3 है, सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन आ गया बेटा? ऑक्सीजन आ गया। वो कैटेलिस्ट आपको बोला था कौन था बेटा? प्लेटिनम और RH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। अब प्रोडक्ट बनाने की तरफ चलते हैं। क्या इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन होता हुआ दिख रहा है? यस। अच्छा, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा? ऑक्साइड। अच्छा, यहां पर एलिमेंट है या कंपाउंड है बेटा? कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन की रिएक्शन एक बार इससे और ऑक्सीजन की रिएक्शन एक बार इससे, B2H6CH4 NH3, सबकी रिएक्शन एक जैसी, कंबस्शन हो रहा है बेसिकली। ये इस पे भी अटैक करेगा, ये इस पे भी अटैक करेगा। बताइए, अगर O2 नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन का क्या बनेगा? ऑक्साइड। और हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के तो तमाम ऑक्साइड बनते हैं, कौन सा बनाएंगे? हाई टेम्परेचर वाला, जो अलग से रिएक्शन लिखाई थी, मतलब NO। NO और साथ में क्या मिल गया? H2। यही तो हमने पढ़ा था, N2 + O2 एट हाई टेम्परेचर क्या बनवाया था? NO बनाया था, 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, लास्ट क्लास में बताया था जो। तो ये आपको NO मिला और H2O मिला। ये जो NO मिला, यहां नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में आ गया बेटा? -3 से +2। इस नाइट्रोजन को वापस ले लिया अलग से, यहां पर ये +2 में, और अभी मुझे ले जाना है +5 में, तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करा रहे। तो सर यहां पर डायरेक्ट ही करा देते। अरे कैटेलिस्ट की यहीं तक जरूरत थी, आगे कैटेलिस्ट का भी पैसा बचाया। सारा खेल यही चल रहा है। तो इस NO को निकाला और इस NO को बिना कैटेलिस्ट के ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, यहां कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं है। अगर कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो उसको कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि इन ऑसवाल्ड प्रोसेस अमोनिया इज कैटेलाइटिकली ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस NO, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो NO मिला इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो अब NO2 मिलता आपको यहां पर। तो नाइट्रोजन वापस से +2 से कौन सी स्टेट में चला गया बेटा? +4। और अब जो नाइट्रोजन 4 है इसको 5 पहुंचाना है, तो अब इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे, इसको सीधे सीधे क्या कर रहे बेटा? वाटर में डिसॉल्व कर दे रहे। और याद करिए, लास्ट क्लास में आपको लिखाया था कि अगर नाइट्रोजन +1 से +4 की स्टेट में होता है एसिडिक मीडियम में, क्या NO2 एसिडिक ऑक्साइड है या नहीं है? तो एसिडिक मीडियम में अगर होता है तो क्या हो जाता है? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। और अगर डिस्प्रपोर्शनेट हो गया तो प्रोडक्ट वहां पर जो बताए थे वही बनेंगे, एक तो HNO3 और एक NO। HNO3 में नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में बेटा? +5। और NO में कौन सी स्टेट में? +2। तो ये HNO3 आपको मिल गया। अब ये जो HNO3 आपको मिला है ये 68% बाय मास प्योर होता है। इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है बेटा? 68% बाय मास। 68% बाय मास प्योर है अगर, तो इसका मतलब है बाकी 32% क्या है? पानी है, पानी है।
तो उसको हटाना है, पानी को हटाना है, मतलब डिहाइड्रेशन कराना है। एसिड को डिहाइड्रेट करने के लिए एसिड का इस्तेमाल होगा, और जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के थ्रू इसको पास करोगे तो इसका डिहाइड्रेशन होगा, और HNO3 ही रहेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, कंपाउंड में चेंज नहीं होगा, वाटर इवापोरेट होगा, और 68 से परसेंटेज प्योरिटी बढ़ के क्या हो जाती है 98। कभी भी 100% प्योर कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा, तो परसेंटेज प्योरिटी मिल गई आपको 98%। दिस मेथड इज नोन एज ऑसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें। फटाफट छापो, छाप लिया रिएक्शन, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चले, है ना। अब ये जो प्रिपरेशन आपके सामने नाइट्रिक एसिड की लिखी हुई है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चल रहे हैं। प्रॉपर्टीज में पहले तो जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला आपको कलरलेस और कलर्ड गैसियस प्रोडक्ट वाले भूरिया और वो N2NO, वहां पर चलेंगे। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है, वो लिखवा दे रहा हूं। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि नाइट्रेट एक बहुत ही पावरफुल आयन होता है, और इसका पेरेंट एसिड यही है HNO3। तो इट इज अ strong oxidizing agent, it is a strong oxidizing agent, full stop। आगे लिखेंगे, its oxidizing power, its oxidizing power depends on, its oxidizing power depends on concentration and temperature, its oxidizing power depends on concentration and temperature। ठीक है, क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। एक्चुअल में जब आप ये, जैसे हम लोग जानते हैं कि HNO3 तो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, लेकिन कोई भी एलिमेंट कितना पावरफुल होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कितना वीक होगा। तो मैंने एक बात बोली थी आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट देख के कभी डिसाइड नहीं करना कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ये बताता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम पे है, +5 पे है,
तो ऊपर जा नहीं सकता, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो खुद का रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। लेकिन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई जो है या ई नॉट जो है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं या नहीं निकालते? निकालते हैं। अच्छा, नर्स्ट इक्वेशन में जो ई का फॉर्मूला होता है उसमें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर होते हैं या नहीं होते? होते हैं। तो अगर आप किसी एलिमेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर दो या टेम्परेचर चेंज कर दो तो ई का वैल्यू बदल जाएगा। और अगर वैल्यू बदल गया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बदल रहा है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर का पावर भी बदलेगा। तो यही एनसीईआरटी लिखता है कि नाइट्रिक एसिड वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग वीक करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर हो सकता है और स्ट्रॉन्ग हो जाए या हो सकता है वीक हो जाए, क्योंकि उसका काम आएगा भी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में। और ये बात सिर्फ HNO3 के लिए नहीं है, ये हर एलिमेंट हर कंपाउंड के लिए वैलिड है, पर लिखा एनसीईआरटी में HNO3 के पॉइंट में, इसलिए वहीं लिखवा दिया आपको। ठीक है, अब आगे सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा एक बात बताओ, HNO3 में नाइट्रोजन का स्टेट निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालोगे तो sp2 आएगा, और sp2 मतलब प्लेनर। तो ये भी लिखता है एनसीईआरटी की HNO3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, तो वो भी लिख लीजिए, HNO3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। HNO3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। चले, अब ये तो कॉमन पॉइंट्स हो गए, अब आते हैं इसके मेन प्रॉपर्टीज की तरफ, है ना। तो मेन प्रॉपर्टीज के लिए पहले मैं इसको उड़ा दे रहा हूं क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे। चले, अब इधर ध्यान देंगे, जो मेन प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है उसमें एक बेसिकली एक ऐसा टेबल या बॉक्स बना होता मॉड्यूल में, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर वन बाय वन देखते हैं इसको। HNO3 आपको तीन फॉर्म में पढ़ने हैं। एक तो कंसेंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन देखनी बेटे, एक डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन देखनी। फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में ये दो ही हैं जो मैंने अभी आपको कलर्ड और कलरलेस बताया था, और एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा दे रखा वेरी डाइल्यूट, तो वो मैं लिखवा दे रहा हूं, बट एनसीईआरटी में नहीं है, बस अपन डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर किसी के गुर्दे फेफड़े में जान हो तो कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ चले, ये कंडीशन है। अब आप देखो यहां पर जो नाइट्रिक एसिड है वो +5 और +5 स्टेट में बैठा हुआ है, और ये अपने हाईएस्ट स्टेट पे तो ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। खुद क्या होगा बेटा? रिड्यूस। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? तो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल्स डिसॉल्व इन HNO3। मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 से लगभग हर कोई रिएक्ट करता है। किससे? कंसंट्रेटेड से, डाइल्यूट से नहीं, हर कोई नहीं करता। कंसंट्रेटेड से लगभग हर कोई रिएक्ट करता है, जो नहीं करते वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे नोट के फॉर्म में। तो पहले तो आपको इनकी रिएक्शन मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल से करानी है, और फिर मेटल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, छापा और बिना छापा, मतलब नेगेटिव SRP एंड पॉजिटिव SRP। तो पहले मैं उसको डिवाइड करवा दे रहा हूं। नेगेटिव SRP मेटल जिसमें आपको केवल जिंक पढ़ना है, तो हम लास्ट में जिंक ही पढ़ेंगे, पर कॉमन बता दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा पॉजिटिव SRP मेटल जिसमें आपको केवल कॉपर पढ़ना है। तो हम लास्ट में जब रिएक्शन लिखवाऊंगा मैं तो कॉपर ही लिखाऊंगा, बट ये मॉड्यूल में दे रखा है इसलिए समझा दे रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद हमें पढ़ना है मेटलॉइड और नॉन मेटल्स के बारे में, मेटलॉइड्स प्लस नॉन मेटल्स। तो ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि पीरियोडिक टेबल में चाहे मेटल रहे हो, ये दोनों मेटल ही है अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। इसको नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाना, मेटल समझ लीजिए, ये मेटल है, ये मेटलॉइड है, नॉन मेटल है। लगभग पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट HNO3 में, कंसंट्रेटेड HNO3 में क्या हो जाता है बेटा? डिसॉल्व हो जाता है, रिएक्ट कर लेता है। जबकि डाइल्यूट में ये रिएक्ट नहीं करते। कंसंट्रेटेड में सब रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट में ये रिएक्ट नहीं करेगा, और वेरी डाइल्यूट में ये और ये दोनों रिएक्ट नहीं करते। ठीक, तो वेरी डाइल्यूट फिर से बोल रहा हूं आपके काम का नहीं है, चलने दो। आगे आइए, नेगेटिव SRP और पॉजिटिव SRP सुनना ध्यान से। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जब आप रिएक्शन करवाओगे तो मैंने बोला यहां पर एक तो मेन प्रोडक्ट बनेगा और एक बाय प्रोडक्ट बनेगा, और क्वेश्चन मेन प्रोडक्ट का नहीं आएगा मेटल के साथ, क्वेश्चन आएगा बाय प्रोडक्ट का। और बाय प्रोडक्ट में आपको गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन के 6 ऑक्साइड में से गैसियस कितने थे? 3। कौन कौन से थे? N2O, NO और NO2। कलरलेस कौन कौन थे? NO और N2O। और कलर्ड कौन था? कंसंट्रेटेड के साथ मैंने क्या बोला था? क्या मिलेगा? कलर्ड। क्या मिलेगा? कलर्ड। तो इसके साथ कलर्ड वाला मिलने वाला आपको। तो यहां पर जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो NO2 मिलेगा,
यहां पर भी जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो NO2 मिलेगा, और इवन इसके साथ भी जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो कौन मिलता है बेटा? NO2 मिलता है। यहां पर दोनों में क्या मिलेगा बेटा? कलरलेस मिलेगा। अब कलरलेस में दो ऑप्शन थे आपके पास, एक तो N2O, एक NO। अब सुनना मेरी बात, यहां पर जरा स्टेट पे फोकस करें थोड़ा। इसमें तो कलर्ड था तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कलर्ड होता है, तो वो अपन ने लिख दिया। क्या यहां पर नाइट्रोजन +5 से रिड्यूस हो गया या नहीं हो गया बेटा? हो गया। खुद का रिडक्शन हुआ तो काम किसकी तरह कर दिया उसने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब आइए यहां पर जो भी मेन प्रोडक्ट मिले उसको तो अभी भूल जाइए, साइड में रखिए, बाय प्रोडक्ट पे आते हैं। आप बताइए, नेगेटिव एसआरपी और पॉजिटिव एसआरपी की बात करो। मैंने इसमें बोला कलरलेस मिलेगा, तो कलरलेस कौन कौन मिलेगा? N2O और NO। इस पे स्टेट क्या है? इस पे स्टेट क्या है? क्योंकि इन दोनों में से कोई मिलना है। अब आपको डिसाइड करना है कहां कौन मिलेगा। क्या नेगेटिव एसआरपी और पॉजिटिव एसआरपी में से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? नेगेटिव एसआरपी। घोचो, नेगेटिव एसआरपी, ये हाँ ऊपर वाले, तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। और अगर ये अबे लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो +5 से ज्यादा रिड्यूस करेगा। तो बताओ 2 वाला मिलेगा या 1 वाला मिलेगा? 1 वाला। तो यहां मिलता है N2O, और ये थोड़े वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये 5 से ज्यादा रिड्यूस नहीं करेगा, तो यहां क्या मिलेगा? NO। तो ये आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलने वाले। यहां पर मिलने वाला है +1 वाला, यहां पर मिलने वाला +2 वाला। इसमें कुछ देखना ही नहीं, क्योंकि इसमें सब में एक ही प्रोडक्ट है, और वो कॉमन प्रोडक्ट कौन है बेटा? NO2। ठीक, तो कलरलेस में जब डिसाइड करना होगा कि +1 वाला चाहिए +2 वाला में, तो आप वो रिड्यूसिंग नेचर देख लेंगे। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो ज्यादा रिड्यूस करेगा, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो कम रिड्यूस करेगा। ये प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। और सुनिए, अब आते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट लिखा देता हूं, इसमें आपको मिलेगा अमोनिया। क्या मिलेगा? अमोनिया। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो जरा ध्यान से, ठीक है। 3 रिएक्शन आपके सामने, इनको भूल जाइए, इसको देखिए थोड़ा। ये सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके सामने एक बार नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड आ रहा है, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दमदार है, इधर थोड़ा कमजोर हो गया, इधर और कमजोर हो गया, तो ये अपनी मनमर्जी चलाएगा, क्योंकि सामने वाला कमजोर पड़ रहा है, तो ये रिएक्शन ड्राइव करेगा। रिएक्शन को हमेशा एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है, तो ये ड्राइव करेगा। अब जब ये ड्राइव करेगा तो इसने यहां पर, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन यहां ये कंसंट्रेटेड था, ये दम था इसमें, तो ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाया। यहाँ ये कमजोर पड़ा और रिड्यूस करा, यहाँ ये बिल्कुल ही कमजोर पड़ गया, खत्म ही कर दिया इसको, -3 में ले जा, गड्ढे में दफना दिया इसको, है ना। तो ये वाली कंडीशन बन रही, ठीक है। अब ये जो NH3 है, इसको अगर आप HNO3 से रिएक्ट करा दो तो ये बन जाएगा NH4NO3। तो दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट दिया जाए, बात एक ही है अमोनिया ही। वो अमोनिया जब HNO3 से मिलेगा तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट ही क्या मिलेगा आपको? NH4NO3 बन जाएगा। तो दोनों बात एक ही है, ठीक। अब आइए मेन प्रोडक्ट की तरफ। सबसे पहले HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, खुद तो रिड्यूस हो गया और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो पहले मेटल को भूल जाते हैं, नॉन मेटल और मेटलॉइड की बात करते हैं। नॉन मेटल और मेटलॉइड एसिड में चेंज होंगे। किस में चेंज होंगे? एसिड में। और मेटल जो है वो एसिड के साथ सॉल्ट बनाएगा। अरे Na+HCl, NaCl, Na+H2SO4, Na2SO4। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, लेकिन नॉन मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिड। और इनका एसिड बनाना है आपको। अब एसिड कौन सा मिलेगा? वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक है बेटा? पावरफुल। और पावरफुल है तो अस एसिड और इक एसिड, 2 पेरेंट एसिड होते थे। पावरफुल है तो क्या बनाएगा? अस वाला या इक वाला? इक वाला, इक वाला, हायर वाला। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर क्या मिलता है आपको? इक एसिड, और साथ में क्या मिलता है बेटा? NO2। ये कंफर्म है। अब आइए यहां पर, जब मेटल का रिएक्शन आप एसिड से करा रहे हो तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो सॉल्ट क्या बनेगा भाई? अगर HNO3 एसिड है तो HNO3 का सॉल्ट क्या बनेगा? नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड होता तो सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो क्लोराइड। तो बताइए, मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो जो सॉल्ट मिलेगा वो कौन सा सॉल्ट मिलेगा? मेटल नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा। हर जगह जहां मेटल की एसिड से रिएक्शन हो रही है आपको मेटल सॉल्ट मिलेगा, मेटल सॉल्ट मिलेगा, मेटल सॉल्ट मिलेगा। और यहां भी आपको मेटल सॉल्ट मिलेगा और वहां पर भी मेटल सॉल्ट मिलेगा। मतलब मेटल की एसिड से अगर रिएक्शन हो रही है तो मेटल सॉल्ट आपको बनता हुआ दिखेगा। और क्योंकि नाइट्रिक एसिड है तो सॉल्ट कौन सा बनेगा बेटा? मेटल नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा। तो मेन प्रोडक्ट पे देखो, इधर मेटल वाली जो रिएक्शन है उनमें मेन प्रोडक्ट नहीं पूछता, उनमें बाय प्रोडक्ट पूछता है। इसमें मेन प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, क्योंकि वहां मेन प्रोडक्ट तो सब में कॉमन है।
पर इसका मेन प्रोडक्ट अलग है, तो इनमें बाय प्रोडक्ट के ऊपर मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छापिए इसको पहले। अब इसमें एक और बात बता ही देता हूँ, मॉड्यूल में है, फिर से बता दे रहा हूं, हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कभी आ जाए तो समझ लेना। यह आपका मैंने बोला कि नेगेटिव एसआरपी में कौन काम आएगा, जिंक। पॉजिटिव में हम अभी रिएक्शन लिखेंगे, कॉपर की लिखेंगे, मतलब मैं जो रिएक्शन लिखाऊंगा आपको अल्टीमेटली वही आनी चाहिए, उसके लिए हमने ये इतनी बात करी, ये आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो रिएक्शन आनी चाहिए आपको। और इनमें एक बात समझिए, ईसीएस को देखिएगा, ईसीएस में चापा के ऊपर कौन आएगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर ली के बाप से काका ने मांगी वांगी 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 सब कर लिया था, स्नेह प्रभा आई थी। कौन आई थी, स्नेह प्रभा। हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर स्नेह प्रभा है बेटा। तो स्नेह प्रभा जो है ना, जैसे ये हाइड्रोजन है, यहां पर छापा है और यहां पर स्नेह प्रभा है बेटा, तो ये स्नेह प्रभा जो है वो बिल्कुल इन दोनों के बाउंड्री पे है, तो नेगेटिव एसआरपी, लेकिन बिल्कुल हाइड्रोजन से टच है, तो इसकी रिएक्शन HNO3 के टुवर्ड्स कुछ अलग देखी गई। इनमें से जो SN है वो ये वाली रिएक्शन दिखाते हुए मिला है, जो कौन दिखाते हैं, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। और PB जो है वो ये वाली रिएक्शन दिखाते हुए मिला है, जो कौन दिखाते हैं बेटा, पॉजिटिव एसआरपी वाले मेटल। तो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज करके पहले यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव एसआरपी मेटल प्लस PB, और हमें जो एग्जांपल पढ़ना है मेनली वो कौन पढ़ना है बेटा, कॉपर। तो ये अलग रिएक्शन दिखाएंगे SN और PB, याद हो जाए कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा ना, अननेसेसरी चीजों पे फोकट पे ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। जो सिंपल सी रिएक्शन आएगी उसके ऊपर बात करते हैं फिर अपन। चलो बेटा, है ना, अब ये जो टेबल अभी आपके सामने बॉक्स बना हुआ है ना, इस बॉक्स को तो साइड में रखते हैं। इसमें मैंने आपको बोला ये जो वेरी डाइल्यूट HNO3 एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आप अलग से लिख लेना वहां पर, ठीक है, कि आप फाइनल में इसको पढ़ोगे, टाइम पास मत करना फोकट में, ठीक है, नहीं है मतलब नहीं है,
ये दो आएंगी। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है अभी, है ना, यही रिएक्शन है एनसीईआरटी में HNO3 की, और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है और इन्हीं में से आया है आज तक और इन्हीं में से आएगा भी। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं जिंक और कॉपर का, किसके साथ बेटा, नाइट्रिक एसिड के साथ। जिंक और कॉपर क्या है बेटा, मेटल, और मेटल जो है ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, और मेटल तो कंसंट्रेटेड से भी रिएक्शन करता है और डाइल्यूट से भी रिएक्शन करता है, जबकि नॉन मेटल और मेटलॉइड जो है वो केवल कंसंट्रेटेड से रिएक्शन करेगा। ये पहली बात है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, रिएक्शन समझिएगा। जब कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, मेन प्रोडक्ट मेटल सॉल्ट मिलेगा आपको। और मेटल का कौन सा सॉल्ट मिलेगा, नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि एसिड कौन है बेटा, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, ZnNO3 ट्वाइस। कॉपर नाइट्रेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो CuNO3 ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट अगेन ZnNO3 ट्वाइस, और कॉपर नाइट्रेट अगेन CuNO3 ट्वाइस। ये बन गया। अब आप इसमें स्टेट देखें जरा, तो जिंक रिएक्टेंट साइड में जिंक और कॉपर मेटल के फॉर्म में थे, मतलब अपने नेटिव फॉर्म में थे, तो 0 में थे, और यहां पर ये सॉल्ट बना तो +2 में चले गए। अब +2 में चले गए, क्यों +2 में चले गए भाई, क्योंकि HNO3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हायर स्टेट पे पहुंचाएगा सीधे, है ना। कॉपर के 2, जिंक में दिक्कत नहीं है, जिंक की तो एक ही स्टेट होती +2, कॉपर की 2 होती, +1 +2, हाई स्टेट में पहुंचाना, क्योंकि HNO3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये नाइट्रेट बना। अब सुनना मेरी बात, जो मेटल था उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज तो कर दिया, खुद क्या होगा, रिड्यूस। वो खुद रिड्यूस होके अपना गैसियस ऑक्साइड वाला प्रोडक्ट देगा। अब वो गैसियस ऑक्साइड, फिर से बोल रहा हूं, 3 है, कौन कौन है, N2O, NO, NO2, 2 कलरलेस, 1 कलर्ड। कंसंट्रेटेड के साथ कौन मिलेगा, कलर्ड वाला मिलेगा, चाहे कोई भी आ जाए। तो कलर्ड वाला कौन है बेटा, भूरिया। तो यहां पर क्या मिलेगा, NO2। यहां पर भी कंसंट्रेटेड के साथ NO2, इधर देखिए, और यहां पर भी कंसंट्रेटेड के साथ क्या मिलेगा बेटा, भूरिया मिलेगा, NO2 मिलेगा। चाहे नेगेटिव SRP मेटल हो, चाहे पॉजिटिव SRP मेटल हो, चाहे नॉन मेटल मेटलॉइड, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से कोई रिएक्शन कर रहा है तो फिक्स प्रोडक्ट है, कलर्ड ब्राउन गैस मिलेगा। अब आइए यहां पर, इसमें कौन रिएक्ट कर रहा है बेटा, डाइल्यूट। डाइल्यूट में कलर्ड वाला या कलरलेस वाला, कलरलेस। अब कलरलेस में तो 2 ऑप्शन है, N2O और NO। तो मैंने बताया था क्या जिंक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, यस। तो ये ज्यादा रिडक्शन वाला प्रोडक्ट देगा, ज्यादा रिडक्शन वाला कौन मिलेगा, N2O, और कम रिडक्शन वाला प्रोडक्ट कौन मिलेगा, NO। तो आपको अगर डाइल्यूट में कभी ऐसे दिक्कत आ जाए, तो मैं सीधा सा एक पॉइंट बोल भी दे रहा हूं, याद रह जाएगा थोड़ा एग्जाम में, तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि इतना सब दिमाग वहां नहीं लगाना आपको। तो देखिए, कॉपर नो, क्या बोला मैंने, नो कॉपर या कॉपर नो, इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आ ही गया होगा। कॉपर के साथ कौन मिलेगा, नो मिलेगा, है ना। कब, डाइल्यूट में। कंसंट्रेटेड में तो हर किसी के साथ NO2 मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये एक जगह पर हो सकता है एग्जाम में दिक्कत आए, तो ये डाइल्यूट के लिए, कलरलेस में नो कॉपर के साथ मिलेगा, ठीक। और इन सब रिएक्शन में बेटा वाटर रिलीज होता है, तो आपको याद हो जाए तो कर लेना, वरना कोई वाटर का इतना कोई यहाँ रोल है नहीं, लिख दे रहा हूं मैं फिर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर, नेक्स्ट देखिएगा। अब आते हैं नॉन मेटल्स और मेटलॉइड की रिएक्शन करा रहे हैं हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जब आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैंने बोला बाय प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा बेटा, NO2। लेकिन मेटल के साथ तो सॉल्ट बन रहा था, नॉन मेटल के साथ क्या बनेगा, एसिड। कौन सा एसिड, अस या इक, इक। अच्छा, बोरॉन का इक एसिड क्या होता है, बोरिक एसिड, फॉर्मूला आता होगा H3BO3। फॉस्फोरस का इक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। SN रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, मॉड्यूल में है इसलिए बता दे रहा हूं, यहां के पेपर में मिल जाएगा इसलिए बता दे रहा हूं, वहां नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर भी देख लो, SN क्या बनाएगा, इक एसिड। तो इसका इक एसिड का फॉर्मूला याद हो ना हो, क्या SN कार्बन फैमिली का मेंबर है या नहीं बेटा, है। अच्छा, कार्बन का इक एसिड क्या होता है, H2CO3, बस वैसे ही फॉर्मूला बना देना, H2SNO3, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, इधर मैं ये स्टार लगा रहा हूं, स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट मत समझ लेना, है ना। हाँ, स्टार का एक ही मतलब समझते बचपन से, इंपॉर्टेंट है। सी, कार्बन की बात करें, कार्बन का इक एसिड मतलब कार्बोनिक एसिड। क्या कार्बोनिक एसिड स्टेबल है क्या, नहीं, टूटेगा। किसमें टूटेगा, CO2 और वाटर में। तो ऐसा दे दे या H2CO3 दे दे, चलेगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आयोडीन का 2 इक एसिड होते हैं, एक तो इक और एक परिक। अरे पीरियोडिक एसिड, तो पीरियोडिक नहीं बनाना है ना, इक एसिड बनाना है, और वो क्या बनेगा बेटा, HiO3। अब आप थोड़ा सा यहां पर एक चीज है ना दिमाग में आ सकती है, वो क्या है वो भी बता देता हूं।
बोरॉन का इक एसिड, बोरिक एसिड, क्या बोरॉन का हाईएस्ट +3 था या नहीं था बेटा? था। और नाइट्रिक एसिड बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने उठा के बिल्कुल ऊपर ही फेंका इसको, है ना। यहां पर देखिए फास्फोरस को 0 से हाईएस्ट स्टेट पे, सल्फर को हाईएस्ट स्टेट में, एसएन को हाईएस्ट स्टेट में, कार्बन को हाईएस्ट स्टेट में, लेकिन आयोडीन को हाईएस्ट स्टेट पे नहीं पहुंचाया। बाकी सबको हाईएस्ट पे पहुंचाया, इसको नहीं पहुंचाया, क्योंकि यहीं पे हो सकता है एग्जाम में इक एसिड याद रह जाए पर आप वहां कंफ्यूज हो जाए कि नॉर्मल इक बनाना था या परिक बनाना था, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये ध्यान रखना, ये परिक तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? कारण सुनिएगा। अगर HiO4 बना, तो मैंने बोला था हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कुछ औकात होती है ऑक्सीडाइज करने की। जैसे ऑक्सीजन हर किसी को कहीं तक ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। जो HiO4 बनेगा ना, वो HNO3 का पिताजी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर में। ये उसको वहां तक पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो इससे भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और उसको ऑक्सीडाइज करना इसके बस की बात नहीं हो, मतलब वहां तक पहुंचाना इसके बस की बात नहीं होगी। जैसे फ्लोरीन आ जाए, तो आप ECS में पढ़ते, फ्लोरीन को कौन ऑक्सीडाइज करेगा? वैसी वाली बात है। तो वही कहानी यहां पर भी है कि ये HiO4 तक नहीं पहुंचा पाएगा। और इवन ये नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना भी ध्यान से ना, नहीं तो फिर रटना ही है फिर आगे सब। सुने ध्यान से। क्या HNO3, इस वाली रिएक्शन को देखो, क्या HNO3 यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? बेटा कर रहा है। अब हमारे सिलेबस में आगे जब हम ग्रुप 16, 17 और डी ब्लॉक में जाएंगे, तो 16, 17 और डी ब्लॉक में रिडॉक्स रिडॉक्स खेलना है आपको। क्या खेलना है? रिडॉक्स रिडॉक्स। अब जब आप रिडॉक्स रिडॉक्स खेलोगे ना, तो वहां पर आपके सामने कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। ध्यान से देखना और ध्यान सुनना। ओजोन ग्रुप 16 में आएगा, इसके बाद H2O2 हाइड्रोजन चैप्टर में आएगा, फिर इसके बाद SO2 वापस से आएगा आपके सामने। कहां पर आएगा? ग्रुप 16 में। H2SO4 आएगा आपके सामने ग्रुप 16 में। Cl2 आएगा आपके सामने ग्रुप 17 में। KMnO4 आएगा डी ब्लॉक में। K2Cr2O7 आएगा डी ब्लॉक में। ये सब आपको पढ़ने हैं, और ये सब है ना रिएक्शन दिखाएंगे। कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे? रेडॉक्स रिएक्शन दिखाएंगे। कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे? रेडॉक्स। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। 1 2 3 4 ब्लीचिंग। ब्लीचिंग, तो जो ब्लीचिंग वाले हैं वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करते हैं। वो दोनों की तरह काम करते हैं, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे, ठीक है। और सुने, ओजोन दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन हमें सिलेबस में इसको यूज करना है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काम दोनों की तरह करता है, बट हमारे सिलेबस में इतना ही रिएक्शन इसका ऐसे ही। H2O2 दोनों की तरह काम करेगा हमारे सिलेबस में, दोनों रिएक्शंस है। SO2 की दोनों रिएक्शंस है सिलेबस में। H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात कर रहा हूं फिलहाल में। Cl2 दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसकी भी हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन पढ़नी है, इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग, और ये तो होते ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डील करना है। आपको दिख रहा होगा सामने, क्या ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? डब्बा हटेगा बस, मिठाई अंदर की सेम है, पैकिंग चेंज होगी। HNO3 हटेगा, ये बैठ जाएगा ऊपर। बाय प्रोडक्ट बताएंगे बेटा सब समय आने पे ना, एकदम से समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिला ना मिलेगा, तो सुनते जाओ जितना बताया जा रहा है ना। फिर ज्यादा आता है तो यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है, मिलेंगे 2 साल बाद वापस। सिलेक्शन का रास्ता तो यहीं से निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अभी ये चेंज होंगे, वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज होगा। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। ये तो ठीक है, HNO3 तो फिर भी साइड में रखो। ओजोन में आपको रिएक्शंस लिखाई जाएंगी ढेर सारी रिएक्शन, मतलब 8-10 रिएक्शन लिखवाएंगे। उनमें से NCERT में 2 है केवल। कितनी है? पर वो बाकी याद करवाएंगे, क्योंकि वो बाकी किसी ना किसी में काम आएगी। और एक बार आपने याद कर ली, तो ओजोन हटेगा, ये आ जाएगा, होगा वही। ये हटेगा, वो आ जाएगा, होगा वही। ये हटेगा, वो आ जाएगा, होगा वही। तो आपको 10 10 10 10 10 10 80 रिएक्शन याद नहीं करनी है, आपको 10 ही रिएक्शन याद करनी है। क्या बात समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहा हूं? और वो 10 भी याद नहीं करनी, क्या होना है वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है, हो जाएगा सब, पर परेशान नहीं होना। और दूसरी बात, हर कंपाउंड के लिए वो 10 तो ठीक है, 10 में से किसी में 2 दे रखी NCERT में, किसी में 3 दे रखी, किसी में कुछ दे रखी। हर कंपाउंड की एक एक रिएक्शन लगभग अलग मिलेगी, जो बाकियों से अलग होगी, क्योंकि हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर बराबर नहीं होगा। तो हो सकता है कोई किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा हो पर दूसरा उसको ना कर पा रहा हो, तो वो जो डिफरेंट रिएक्शन होगी वो खेल करेगी मेन एग्जाम में।
बाकी कॉमन रिएक्शन तो सबकी क्या है बेटा, सेम। तो इसीलिए आप देखोगे जब ये सारी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे ना, सुनना मेरी बात, ये सारी रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे आएंगे, पर आयोडीन को HiO4 तक कोई नहीं ले जाएगा, सब यहीं रुकेंगे जाके HiO3 पे। तो ये खास बात है, और इसीलिए आपको इतनी बात बताई कि हमेशा I2 जब भी ऑक्सीडाइज होगा यहीं पर जाके रिएक्शन रुकेगी, क्योंकि HiO4 इन सबके पिताजी हैं, बता दिया मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये रिएक्शन यहीं रुकेगी पूरे सिलेबस में। तो कभी भी एग्जाम में HiO4 दिख जाए तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि मतलब HiO4 नहीं बनाना है ना। तो ये रिएक्शन से ओवरऑल इसको लिख लें। अब इनके बाद ये तो हमने कॉमन रिएक्शंस की बात कर ली बेटे, और मैंने बोला था कि वो एनसीईआरटी में पॉइंट है कि लगभग लगभग सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट नोबल मेटल, जो गोल्ड और प्लेटिनम वेटिनम होता है। तो वो जो कुछ हटके पॉइंट है उसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं नोट के फॉर्म में। लिख लिया, जल्दी लिखो भाई। पहला पॉइंट लिखो, Mn and Mg, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम react with Mn and Mg react with very 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 dilute, 3 बार कम से कम वेरी लिखना है, कम से कम 3 बार, ज्यादा तुम्हारी मर्जी है ना। Mn and Mg react with very 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 dilute HNO3 to produce H2 gas, हाइड्रोजन गैस, to produce H2 gas, ठीक है। इसको मार्केट में मन मांगे हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन मांगे हाइड्रोजन, मतलब मैंगनीज और मैग्नीशियम क्या देंगे? हाइड्रोजन। किसके साथ? वेरी 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 डाइल्यूट HNO3 के साथ, नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, ठीक है। पेपरों में यहां मिल जाएगा, इसलिए बता दिया, दिमाग खराब ना करें। सेकंड पॉइंट लिखें। अब जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी का है, इधर देखें, आलू फिर बेकार। ये जो आलू फिर बेकार है इसको ध्यान सुनना। बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप, एस ब्लॉक, एनसीईआरटी, एक पॉइंट लिखा है वहां पर कि ये दोनों HNO3 से रिएक्ट नहीं करते ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और एल्यूमिनियम और बेरिलियम के साथ आयरन क्रोमियम भी यही काम करते हैं। तो वही स्टेटमेंट लिखाया जा रहा है आपको, आलू फिर बेकार, डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3, डिसॉल्व करने का मतलब रिएक्ट करने की बात कर रहे हैं ना, डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव ऑक्साइड लेयर। अब पैसिव ऑक्साइड लेयर बोल दे, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बोल दे, ऑक्साइड फिल्म बोल दे, है ना, तो इस तरह से कुछ भी नाम आ सकता है, पर बात वही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखे, थर्ड, नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, noble metals like gold and platinum do not react with HNO3, do not react with HNO3, but they show reactivity towards aqua regia, but they show reactivity towards aqua regia. चलिए देखें इधर ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्ड और प्लैटिनम, अभी मैंने बोला कि पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट क्या होता है, HNO3 में डिसॉल्व होता है। कौन नहीं होते? गोल्ड एंड प्लैटिनम। और कौन नहीं होते? ये ऊपर, ये भी नहीं करते, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ना। तो ये जो नोबल मेटल्स हैं ये रिएक्ट नहीं कर रहे। अब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो HNO3 से रिएक्ट नहीं कर रहे, बट इनके बारे में एक ही चीज मेंशन्ड है सिलेबस में कि ये किससे रिएक्ट करते हैं? एक्वा रेजिया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भाई एक्वा रेजिया क्या है। तो एक्वा रेजिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसमें रेशो क्या होता है। तो 1:3, कई लोग 1:3 याद करके चलते बचपन से, कई लोग 3:1 याद करके चलते बचपन से।
तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो 1:3 का 3:1 हो जाएगा, 3:1 का 1:3 हो जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 3 कौन है और 1 कौन है, और जहां 3 है वहां 3 नहीं है, जहां 3 है वहां 3। हाँ, तो अब समझ में आता हो, ठीक है, तो पोगो देखते रहो, ठीक है। हाँ, तो अब इधर कर दे उधर कर दे, जहां 3 है वहां 3 नहीं है, जहां 3 है वहां 3 नहीं है, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। आगे सुने, ये जो एक्वा रेजिया है, इसकी एक रिएक्शन यहां पर अलग से बता दे रहा हूं। HNO3 3HCl से जब रिएक्शन करता तो इसमें और भी वाटर वाटर और Cl माइनस निकलता है, बट मेन प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, NOCl। NOCl इसलिए बता दिया, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो NOCl का फॉर्मेशन होता है। NOCl में NO के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जो NO प्लस है ये कैटायन की तरह काम कर रहा है, और ये डायटोमिक स्पीशीज है बेटा, MOT से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा, MOT से। तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बॉन्ड ऑर्डर 3 व्री, वो सारी बातें आएंगी। और ये आपका नाइट्रोसोनियम लिगैंड भी आता है काम में, ठीक है ना। तो देखें, अब आते हैं रिएक्शन पे मेन, गोल्ड और प्लेटिनम। फिर से बोल रहा हूं, गोल्ड की सिलेबस में 2 ही रिएक्शन है, एक ये और एक मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में आएगा। गोल्ड की एक रिएक्शन मैंने क्लोराइड का हीटिंग में लिखाया था, AuCl3 से, और वो रिएक्शन सिलेबस में नहीं है। वो सिर्फ इसलिए लिखाई थी, वहां पर आपको गोल्ड की 2 स्टेट बतानी थी, बोला भी था मैंने। तो +3 और +1 2 स्टेट होती गोल्ड की। अब सुने, गोल्ड यहां 0 पे है, प्लेटिनम यहां 0 पे है। प्लेटिनम की भी एक ही रिएक्शन है, ले देके, बाकी कोई अलग से रिएक्शन नहीं है ना, एक बस वो XZPTF6 है, पर वो कंपाउंड है, रिएक्शन के फॉर्म में यही है। अब देखो, एक्वा रेजिया का रिएक्शन इससे करा है। एक्चुअल में एक्वा रेजिया में से जो HNO3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब एक बात बताना, गोल्ड की 2 स्टेट है 1 और 3, प्लेटिनम की 2 स्टेट है 2 और 4। क्या ये HNO3 स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यस। अच्छा, वो यहां पर भी तो इनको अस एसिड बना रहा था या एक एसिड बना रहा था? एक। तो इनको लोअर स्टेट पे फेंकेगा या हायर पे फेंकेगा? हायर पे। समझना, कॉमन ही है सब कुछ, है ना, बिल्कुल। तो ये +1 में जाएगा या +3 में जाएगा? +3 में। और ये +2 या +4 में? +4 में। गोल्ड पहुंचा +3 में, प्लेटिनम पहुंचा +4 में, समझते जाना। ये काम किसने किया, इसको ऑक्सीडाइज करने का काम किसने किया? HNO3 ने। अब जो HCl है वो इस पे अटैक कर देगा और क्लोराइड सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा बेटा? क्लोराइड सॉल्ट। तो बताइए, इस पे कितने क्लोराइड अटैक करेंगे? 3। और इसमें कितने क्लोराइड अटैक करेंगे? 4। यहां तक रिएक्शन के लिए आपको एक्वा रेजिया की जरूरत है। अब यहां से जब ये AuCl3 और PtCl4 बन गया, अब एक्वा रेजिया की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक्टिवेटेड कंपाउंड आ चुका है आपके सामने। ऐसा ही बेरिलियम और बोरॉन हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करा रहे थे, तो बेरिलियम और बोरॉन डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते थे, ये भी डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, पर इसमें 2 का जो कॉम्बिनेशन आया उसमें HNO3 ने इसको ऑक्सीडाइज किया, और जब ये ऑक्सीडाइज था तो HCl ने अटैक करके कंपाउंड बना दिया। अब ये एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इसकी रिएक्शन जिससे चाहे उससे करवाते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं। बट जो सिलेबस में उसकी बात करें, प्लेटिनम +4 याद करिएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। प्लेटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। फिर से बोल रहा हूं, किस स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ये फिक्स्ड नहीं होता, पहली बात, चेंज होता है। लेकिन आपके सिलेबस में प्लेटिनम +4 जनरली जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा वो क्या होगा? 6। तो अब आप देखो, यहां पर कितने लिगेंड है इसके पास? 4। अभी इसको 2 और लिगेंड चाहिए, क्योंकि इसको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करना है। तो ये 2HCl से फर्दर रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसके पास जो लिगेंड है वो क्लोराइड है, तो 2 क्लोराइड चाहिए। और ऐसे गोल्ड के बारे में आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर +3 में 4 होता है। कितना होता है? 4। अभी कितने लिगेंड है? 3। एक और लिगेंड चाहिए, तो बताइए क्या रिएक्ट करेगा? एक HCl। जब ये रिएक्ट कर रहा है एक HCl से, तो ये गोल्ड के पास AuCl4 बनेगा, मतलब इसने अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सेटिस्फाई कर लिया। स्टेट वही है पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और यहां प्लेटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसने ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना के रख लिया जहां पर ये +4 स्टेट में बैठा हुआ है, और स्टेट आ गया -2 ओवरऑल। ठीक, अब देखो, ये जो -1 आया उसको बैलेंस कौन करेगा? ये H+। और यहां पर जो -2 आया, कितने H है बेटा? 2। तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मिलता है H+ AuCl4-, और यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है H2PtCl6। वो 2-, ठीक है, हटा दे रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये कंपाउंड बना। अब इसका नेम आएगा। तो एक बात बताओ, ये अपने लोअर स्टेट में या हायर स्टेट में? हायर। हायर में अस होता है या इक होता है? इक। तो ऑरिक प्लेटिनिक, कितने क्लोरो है? 4। टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड, H+ देगा ये टूट के, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। तो ये इनके नेम है, लिख दे रहा हूं यहां पर, टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड, और यहां पर आ जाएगा हेक्सा
क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। ठीक है, तो ये इनका नॉमेनक्लेचर है, यहां तक नोट कर ले। एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिए थे इवन, है ना, तो वो हमने डिस्कस कर लिए। तो HNO3 आके यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका। अब HNO3 के बाद ग्रुप 15 में फास्फोरस के छोटे मोटे कंपाउंड है जो कल हम डिस्कस करेंगे, और ग्रुप 16 जो है उसको मेनली कल डिस्कस कर रहे होंगे, बाकी स्टार्ट करेंगे कल।